साहित्य उत्सव। नमस्ते साहित्य उत्सव। मैं चेतन रवेलिया काव्य महफिल काव्य कौमुदी के अंतर्गत हम हिंदी की प्रसिद्ध स्त्री कवियों की कविताओं का रसास्वादन कर रहे हैं। इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी के रूप में सुमन केशरी जी की कविताओं का चयन किया गया है। समकालीन हिंदी स्त्री कवयित्रियों में सन 90 के बाद जिन स्त्री कवयित्रियों ने हिंदी साहित्याकाश में चांदनी की मानिंद दस्तक दी, उनमें सुमन केशरी जी का नाम उल्लेखनीय है और विशिष्ट भी। हालांकि कविता लेखन वे बहुत पहले से करती रहीं। सुमन जी मूलतः कवि हैं, किंतु लेख, कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत जैसी विधाओं में भी उन्होंने कलम चलाई है। इनका जन्म 15 जुलाई 1958 को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से सूरदास के भ्रमर गीत पर शोध कार्य कर वर्ष 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ से इन्होंने MBA किया। इसके उपरांत भारत सरकार में निदेशक पद से अवकाश ग्रहण कर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मीराबाई के काव्य पर डिलिट की उपाधि हेतु कार्यरत रहीं। सुमन केशरी जी की काव्य यात्रा 2008 में प्रकाशित याज्ञवल्क्य से बहस से आरंभ होती है। सन 2013 में प्रकाशित मोनालिसा की आंखें काव्य संग्रह, सन 2015 में शब्द और सपने, 2018 में पिरामिडों की तहों में, 2022 में प्रकाशित निमित्त नहीं, वहीं गांधारी नाटक, लघुनाट्य, कोरोना काल में शादी, JNU में नामवर सिंह, आर्मेनियाई जनसंहार, ऑटोमन साम्राज्य का कलंक इनकी विविध विधाओं की पुस्तकें हैं। सुमन जी की प्रकाशित कृतियां आप ही वर्णित कर देती हैं कि वे किसी एक विधा या विषय तक सीमित रचनाकार नहीं है। याज्ञवल्क्य की आंखों काव्य संग्रह में वे परंपराओं का पुनर्पाठ करती हैं, लेकिन साथ साथ ही वर्तमान जीवन और समय में भी उपस्थिति दर्ज करती हैं। मोनालिसा की आंखें में आधुनिक स्त्री की कविताएं हैं। पिरामिडों की तहों में स्त्री जीवन के ठेठ बिंबों और विषयों को उठाया गया है। स्त्री के दोयम दर्जे की शिनाख्त सुमन जी करती हैं, लेकिन यह केवल स्त्री विषय कविताओं का संग्रह नहीं है, अपितु एक स्त्री द्वारा जर्जर सामाजिक संरचनाओं, परंपराओं का ध्वंस, मानवीय और नैतिक मूल्यों को बचाने का आग्रह इसमें देखा जा सकता है। इनका हाल ही में प्रकाशित काव्य संग्रह निमित्त नहीं महाभारत की स्त्रियों पर केंद्रित है। महाभारत की स्त्री पात्रों को पुनः जीवंत करना और आज के समय से मुखातिब करना निश्चित ही कष्टसाध्य रहा होगा, इसमें संदेह नहीं। सुमन केशरी जी का काव्य संसार एक साथ समकालीनता और पौराणिक समय को लेकर चलता है। पौराणिक इस संदर्भ में कि इनका काव्य संसार मिथकों से अटा पड़ा है, जिनका पुनर्पाठ वे सदा ही करती रहती हैं। लेकिन आधुनिक संदर्भों में विभिन्न प्रकार की तकलीफों से जूझती स्त्रियों के जीवन में घड़ीनुमा जीवन बिताने का त्रास उसे अपने जीवन से ही विमुख कर देता है। उसकी अपनी अस्मिता खंडित होने की पीड़ा हम आधुनिक स्त्री में देख सकते हैं। जीवन की यांत्रिकता से वर्तमान मनुष्य पीड़ित है ही, किंतु इसे स्त्री जीवन से जोड़ना सुमन जी की स्त्री चेतना को व्याख्यायित करता है और सोचने विचारने को बहुत सारे प्रश्न उपस्थित करता है। स्त्री की स्वयं से ही अजनबियत गहरा अवसाद उत्पन्न करती है। कविता का शीर्षक एक निश्चित समय पर।
एक निश्चित समय पर नींद खुल जाती है, करवट बदल, चादर लपेट, फिर सो जाने का लालच परे ढकेल, उठ बैठती है वह उंगलियां चटकाती। दरवाजे से घुस पलंग की दाहिने ओर सोई वह पांवों से टटोल टटोल कर स्लीपर ढूंढ लेती है और सधी उंगलियां उठ खड़े होने तक जूड़ा लपेट चुकी होती है। चाय का पानी चढ़ाने, कुकर में दाल रखने, डबल रोटी या पराठा सेकने, सब का एक निश्चित समय है। सब काम समय पर होता है। घड़ी की सुइयों सा जीवन चलता है अविराम। एक निश्चित समय पर नहा धोकर बालों पर फूल और माथे पर बिंदिया वह सजाती है और निश्चित समय पर द्वार के आसपास वह चिड़िया सी मंडराती है। इस टाइम टेबल वाले जीवन में बस एक ही बात अनिश्चित है और वह है उसका खुद से बतिया पाना, खुद कह पाना और खुद की सुन पाना। अब तो उसे याद भी नहीं कि उसकी अपने से बात करती आवाज कैसे सुनाई पड़ती है। कभी सामने पड़ने पर क्या वह पहचान लेगी खुद को? कहाँ गई स्त्रियां, कहाँ है वे? दिखाई भी दे रही हैं या नहीं? कहीं बहाना तो नहीं बना रही? कैसे बनता है बहाना? जीवन को बहाने से जीने की पीड़ा स्त्री जीवन की गहरी पीड़ाओं में से एक है। कभी इसके लिए कभी उसके लिए जीवन जीते हुए वह स्वयं कहाँ लापता हो जाती है, यह प्रश्न वाकई सोचने पर मजबूर करता है। सारी क्रियाओं की कर्ता स्त्री को बताकर भी उन्हीं क्रियाओं से अपरिचय का भाव समूची कविता में विन्यस्त है। कविता का शीर्षक बहाने से जीवन जीती है औरत। बहाने से जीवन जीती है औरत, थकने पर सिलाई बुनाई का बहाना, अनाज बीनने और मटर छीलने का बहाना, आंखें मूंद कुछ देर माला जपने का बहाना, रामायण और भागवत सुनने का बहाना, घूमने के लिए 40 दिनों तक नियमित रूप से मंदिर जाने का संकल्पबद्ध बहाना, सब्जी भाजी चूड़ी बिंदी खरीदने का बहाना, बच्चों को स्कूल ले जाने का बहाना, सोने के लिए बच्चे को सुलाने का बहाना, गाने के लिए लोरी सुनाने का बहाना, सजने के लिए पति रिश्तेदारों का बहाना, रोने के लिए प्याज छीलने का बहाना, जीने के लिए औरों की ज़रूरतों का बहाना, अपने होने का बहाना ढूंढती है औरत। इसी तरह जीवन को जीती है औरत, बहाने से जीवन जीती है औरत। सुमन जी के यहाँ जितनी आधुनिक स्त्री की पीड़ाएं और चिंताएं अंकित हैं, उतनी ही पौराणिक स्त्रियों की भी। यह सूचित करता है कि उनकी दृष्टि का कोई और छोर नहीं है, वह पाताल से आकाश तक और वर्तमान से पौराणिक काल तक व्याप्त है। महाभारत की द्रौपदी का क्या कोई एक ही नाम है जो उसकी पहचान स्थापित और स्थिर करता हो? नहीं, द्रौपदी का तो जन्म ही प्रयोजन के लिए हुआ था। आजीवन ही प्रयोजनों को साधने में कारण बनती रही, वह कवयित्री की दृष्टि में पहचान से ही वंचित कर दी गई। कविता का शीर्षक द्रौपदी। क्या परिचय दूं मैं अपना? द्रौपदी, पांचाली, कृष्णा, याज्ञसेनी। सभी संज्ञाएं वस्तुतः विश्लेषण है या संबंध सूचक। कभी गौर किया है तुमने, मेरा कोई नाम नहीं। द्रोणाचार्य के अपमान का बदला चुकाने को पिता को चाहिए था एक योद्धा, और धृष्टद्युम्न के पीछे यज्ञाग्नि से औचक ही निसृत मैं खुद ही प्रयोजन बनती रही आजन्म। सुई की नोक बराबर भूमि न पाने वालों के औरस अब तक मुझ पर उंगली उठाते नहीं थकते कि लाखों की मृत्यु का कारण मैं रही, और भी कई कहानियां बुन ली है उन्होंने, महज इसलिए
कि मैं कभी रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं, न माँ के सम्मुख जब उन्होंने मुझे बांट दिया 5 बेटों में, और न कुरुसभा में जहाँ 5-5 पतियों के बावजूद मैं अकेली पड़ गई। इतिहास गवाह है कि मैंने केवल कुछ प्रश्न उठाए, कुछ शंकाएं और जिज्ञासाएं, और तुमने मुझे नाम ही से वंचित कर दिया। स्त्री लेखन की चिंताएं, चुनौतियां और पीड़ा प्रत्येक स्त्री जो रचनाकार है किसी न किसी रूप में भुगतती ही है, और इसी में उसकी प्रतिभा मटिया मेट होती रहती है। कभी तो लेखक के रूप में पति और कभी जिम्मेदारियों का बोझ उसे ये विश्वास नहीं दिला पाते कि उसमें भी कुछ बात है या कि वह भी कुछ कर सकती है। स्वप्न, स्वप्न से जागरण, जागरण से सन्नाटा, और फिर शब्दों की दुनिया कवयित्री की अपनी यात्रा रही है। लगभग इसी चेतना और वाणी को मुखर करती 2 कविताएं। पहली कविता का शीर्षक शब्द और सपने। वह पलकों से सपने उतरने का वक्त था जब मैं उठी और सभी सपनों को बांध मैंने उन्हें जागरण की गठरी में बंद कर दिया। सपने अब जागरण में कैद थे। जागरण में आसमान से गिरते झुलसे पंख लिए पक्षी थे जो चूहे बन दफन हो रहे थे जमीन में, गोलियों की धाए धाए के बीच। अब सन्नाटा था और उसे चीरती मेरी चीख थी, जो स्वप्न और जागरण की संधि से फूटी थी। शब्द कहीं नहीं थे। सपने में शब्द एक एक कर दफन किए जा रहे थे। जागरण की जमीन में पानी कहीं नहीं था। सदियों बाद हुई खुदाई में बस हवा की साए साए थी, साए साए, साए साए। पानी तब भी कहीं नहीं था। सपने में शब्द पक्षी थे, हाराकिरी करते पक्षी। उनकी चोंच और आंखें लहूलुहान थीं। हवा उनकी नर्म देह जमीन पर बिछने से पहले ही सोख ले रही थी। उनके पंखों की गर्मी और देह की गंध, और अब सपने में भी सांस ले पाना दूभर था। सपने में शब्द अपनी नुकीली जीभ से पृथ्वी खोद रहे थे। पेड़ों की जड़ें अनावृत जंघाओं सी उघड़ी पड़ी थी। रक्त से सूरज लाल था, दिशाएं कांप रही थी। थर्राई अग्नि सागर में जा छिपी थी। वाचाल हवा बोराए शब्दों की ऋचाएं रच रही थी। पत्ते निशब्द थे। सपने में शब्द सबकी आंखों से सपने समेट जल सोख रहे थे। सोखते के आसमान से। आसमान में न सूरज था, न चांद, न तारे। जागरण में अब न शब्द थे, न सपने, न पानी। पृथ्वी के वक्ष पर बहते अनील के खोखल में धूप ने भर दिया उजास। बादलों ने छाया, पेड़ों ने सारा रंग, चिड़ियों ने कलरव, नदी ने कलकल जीवन। चांद तारों ने अपनी ही ओट में ले ली सारी सृष्टि। सृष्टि अब हवा में भर रही थी नाद। यह शब्द समय था। उपरोक्त वर्णित चेतना से वलयित लेकिन संवेदना में और गहरी अपने प्रिय का साथ मांगती और स्त्री की वर्तमान तस्वीर को बदलने में पति के सहयोगी बनने की मांग करती दूसरी कविता का शीर्षक मैंने ठान लिया है। मैंने ठान लिया है कि मैं वह सब करूंगी जिसे मैंने मान लिया था कि मैं कर नहीं सकती। मसलन कविता करना, शब्दों के ताने बाने गूंथ कुछ ऐसा बुनना जिसे देखा नहीं सुना जा सके, महसूसा जा सके। तुमने मुझे बद रंग कर दिया था। रंग बिरंगे कमरे में
और मैं तुम्हारी उंगली थामे उनमें से बाहर निकल तुम्हारी आंखों से दुनिया देखती, तुम्हारी भाषा में बतियाती, चहकती गाती, फिर उस कमरे में जा बैठती थी। अपने पंख मैंने खुद ही काट दिए थे। मुझे ताज्जुब होता था जाबाला का उत्तर सुनकर, द्रौपदी का आक्रोश देखकर, और याज्ञवल्क्य का व्यवहार सहज जान पड़ता था कि एक दिन अचानक सपने में मुझे गार्गी का अट्टहास सुनाई पड़ा। तड़प रही थी तब से अब तक मुक्ति की तलाश में। मुझे देख विद्रूप से मुस्काई और आगे बढ़ गई। उसकी हिकारत के कोड़े के घाव से अब भी रिस रहा है खून, फट गया है माथा, और अब तक की सारी आस्थाएं, विचार और सपने चूर चूर हो गए हैं। एक हवा का झोंका दरारों के रास्ते रक्त की शिराओं में जा घुसा है और झिंझोड़ कर रख दिया है पूरे शरीर को मय चेतना के। इन दिनों मैंने घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए हैं। बड़ा मज़ा आता है बच्चों के संग कागजी जहाज उड़ाने और नाव चलाने में, चट्टानों पर चढ़कर कूदने में, दूर तक दौड़कर चंदा को साथ साथ चलाने, छकने छकाने में। प्रिय, अब मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ कि तुम मेरे संग सूर्य देश की यात्रा पर चलो। और हाँ, पिछले दिनों याज्ञवल्क्य से चलते चलते हुई मुलाकात एक लंबी बहस में बदल गई है। क्या तुम मेरे संग उलझोगे याज्ञवल्क्य से बहस में? स्त्री शोषण आज भी रुका नहीं है। कभी धर्म के नाम पर तो कभी प्रेम के शोषण जारी है संघर्ष की दास्तान भी। प्रेम यदि है तो कैसे ही वह हिंसक बनता है और बनाता है? यह प्रश्न बहुत गहराई से विचारने का प्रश्न है। कैसे ही प्रेम की कोमलता विभत्स होकर हिंसक बनकर झपटती है? यही प्रश्न कविता और कवयित्री पूछती है। और इसी प्रेम का अंत होता है मृत्यु में। जो प्रेम जीवन को हंसी खुशी चलाने का वादा करता है, वही मृत्यु का कारण कैसे बनता है? देह का प्रश्न और प्रेम का अंतर संबंध, और दोनों की फांक में समाज और उसकी यंत्रणाएं। मजबूर हैं सुमन जी स्त्री की देह को कोरी चुनरिया कहने को, जिस पर पल भर में ही दाग लग जाता है। और पुरुष को चाहिए एक ऐसी स्त्री जो केवल गूंगी गुड़िया ही बनी रहे, क्योंकि सामाजिक संरचनाएं ही ऐसी हैं। देह तो फिर भी नष्ट हो जाएगी, लेकिन आत्मा, क्या वह नष्ट होगी? नहीं, वह प्रश्न पूछेगी। कविता का शीर्षक बीजल से एक सवाल। कैसेट तले बेतरतीब फटा कॉपी का पन्ना, कुछ इबारतें टूटी फूटी, शब्द को धोता बूंद भर आंसू, पन्ने का दायां कोना तुड़ा मुड़ा। मसल कर बनाई चिंदियाँ फैली इधर उधर, कुछ मेज पर, कई सलवट पड़ी चादर पर, तो बेशुमार कमरे में फर्श पर इधर उधर टूटे बिखरे पंख और रोएं। कमरे में कैद पंछी कि फड़फड़ाता उड़ता निकलने को व्याकुल खुले आकाश में। एफएम चीखता घड़घड़ाता ट्रांजिस्टर थका थका। दरवाज़ा औंधा पड़ा था धराशायी, सामने टंगी थी एक आकृति, सफ़ेद सलवार पहने चेहरा छिपाए पंखे के ब्लेड से। दीदी चीखा था भाई, बिट्टो चिल्लाए पिता, माँ खड़ी थी मुंह में आंचल दबाए, फटी आँखों से घूरती लटकती देह को, जिस पर चोटें अब भी ताज़ा थी, पाँवों और कलाई पर कसी गई रस्सी कि चाकू के नोक की, सिगरेट के झुलस की, जिन पर 8-10 मक्खियाँ अलसाई सी बैठी थी, और जाने कितनी भिन भिना रही थी आसपास बेखौफ। बाएं पैर के अंगूठे पर बंधी पट्टी से रिश्ता खून सूख गया था। चीख सुन पटपट खिड़कियां खुली, जंग खाए कब्जों वाले कई कई दरवाजे खुले, चर चर ची, धड़ धड़ भागते हुए कदमों की आवाज़ें। पल भर बाद ही खड़ा था जनसमूह
घर के दरवाजे पर, आंखों में कौतुक और दिल में छुटकारे का चैन लिए कि यह तो होना ही था, होना चाहिए ही था। पर कहाँ जनसमूह ने आह यह क्या हो गया, कैसे हुआ यह सब, मानो कहता चाहता था अब तो चुप्पी तोड़ो, कहो क्या हुआ था उस रात, उस हादसे की रात। आगे बढ़े लोग, पंछी पंख फड़फड़ा खिड़की पर जा बैठा, सिकुड़ा सा बेचैन कातर नजरों से ताकता, प्राणों की भीख मांगता। अनकही कहानी खुद गढ़ते थे लोग अब, सामने शरीर था कल्पना उकसाता, नजरें अब शरीर तौलती थीं। भिन्न भिन्न कोणों से लंबाई औसत सही, उभार मन भावन, त्वचा की लुनाई नीलेपन से और उभर रही थी। चेहरा ढंग सा गया था, काश वह भी दिख पाता, पर हाँ याद आया आंखें बड़ी बड़ी, कभी चौंकती कभी असमंजस में जड़ी, उंगलियां लपेटती थीं दुपट्टे का सिरा, पर कदम ऐसे मानो मौका मिलते ही थिरकने लगेंगे, पृथ्वी नाप लेंगे। पल भर में आत्मा की हलचल कौंधती थी देह में, फूट पड़ती थी कभी गीतों के बोल में, रेडियो के संग संग। कोरी चुनरिया सा औरत का जीवन, पल भर में दाग लगे, पल भर में खोज। जग की निगाहों से बचती बचाती, पिता की दहलीज से चिता की दहलीज तक। बीजपति गेह जानती है वह भी, तो मानती है क्यों नहीं, लांघती क्यों बार बार वह लखन रेखा। उस हादसे की रात, भय में पीड़ा में मृत्यु में, बदलती विश्वास की रात, आनंद की रात। प्रेमी था वह तो फिर क्यों किया ऐसा उसने व्यवहार, औरत का प्रेम तो संशयों पर पलता है, समाज की निगाहों से, संस्कार की जकड़नों से, अहम के भाव से बचता टकराता, विश्वास की डाल पकड़ बेल सा चढ़ता है आत्मा से देह तलक। गुड़िया सी सजी धजी, गुड़िया सी चाबी लगी, गुड़िया सी गूंगी ही औरत उसे पसंद, बोलते ही गुड़िया को तोड़ता मरोड़ता वह आत्मा फिर भी बची रहती प्रश्नों के रूप में, फन काढ़े नागिन को पांवों से कुचलता वह बेइज्जती के, बना छोड़ता उसे बस देह भर, कपड़े सा बरत कर फेंक देता उसे गलियों में, पांवों तले रूंदने को चिथड़े सा। टूटा विश्वास डाल, टूटी सब आस, टूटे झूठे सब बंधन, होता यही एहसास पल पल के तांसने से। पर सुनो तो बीजल, सच क्या इतना भर था, बस इतना भर। कहो तो क्या सच ही औरत का जीवन बस कोरी चुनरिया है। पूछता कबूतर है घायल कबूतर, एकटक देखता वह लटकती देह को, कांपता है चीखता है फड़फड़ाता उड़ता है ऊंचे आकाश में चील सा। सुना है तुमने कभी कबूतर को चीखते, देखा कभी उड़ते उसे ऊंचे आकाश में। आत्मा फिर भी बची है प्रश्नों के रूप में। सुमन जी प्रतीकों के प्रयोग में भी सिद्धहस्त है। सूरज यहाँ पितृसत्ता का प्रतीक है और रेगिस्तान जीवन का। और इन दो पाटन के बीच में साबुत कौन बचेगा, बचेगा भी कि नहीं? बचेगा, जरूर बचेगा। माफ कीजिए, बचेगा नहीं, बचेगी। हाँ, स्त्री बचेगी। स्त्री ही तपते रेगिस्तान नुमा जीवन पर चुनरी बिछाकर उस पर पानी डालकर रोटियां सेक सकती है। उसे नहीं किसी की ज़रूरत, क्योंकि अपनी हथेली से ज़्यादा उसके लिए किसी और के हथेली की छाया पर विश्वास नहीं। नहीं चाहिए उसे कृपा प्रसाद, और फिर भी वह रच लेगी एक नया जीवन, बनाएगी एक नया घर। और कहाँ? ऐन सूरज की नाक के नीचे। कविता का शीर्षक औरत। रेगिस्तान की तपती रेत पर अपनी चुनरी बिछा, उस पर लोटा भर पानी और उसी पर रोटियां रखकर हथेली से आंखों को छाया देते हुए औरत ने ऐन सूरज की नाक के नीचे एक घर बना लिया। सुमन जी
समकालीन हिंदी साहित्य में अपनी नवीन स्त्रियों के साथ प्रविष्ट है। फिर मिलेंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नई कवयित्री के साथ। तब तक के लिए मैं चेतन रवेलिया आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। दर्जेदार साहित्याचा आणि कलाकृतींचा आस्वाद घेण्यासाठी जॉईन करा साहित्य उत्सव व्हॉट्सॲप किंवा टेलिग्राम ग्रुप। जॉईन करण्यासाठी संपर्क करा 98 81 60 20 25 या क्रमांकावर। संपर्क क्रमांक पुन्हा एकदा 9881 60 2025। साहित्य उत्सव हे यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करा। साहित्य उत्सवच्या फेसबुक पेजला जरूर भेट द्या, कारण ज्ञान आणि मनोरंजन यांचं अतूट नातं म्हणजे साहित्य उत्सव।